कॉमन बात जो हम सबके सामने आती है कि हम कमज़ोर रहते हैं, वीकनेस है हमें। बहुत से लोग सोचते हैं वीकनेस है, तो वीकनेस क्या रियल में है या ये हम सोच रहे हैं खाली? क्या हमें मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है वीकनेस को दूर करने के लिए? तो वीकनेस का मतलब क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत, खैर मकदम। वीकनेस का मतलब बेसिक सिंपल ये है कि मैं जितना काम करना चाहता हूँ उतना कर नहीं पा रहा हूँ। वो वीकनेस का पैरामीटर मापदंड सबके लिए अलग अलग है। एक मजदूर, एक किसान के लिए वीकनेस का मतलब ये है खेत पे काम नहीं करना, या आज हम थकान है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, एक दो दिन रहा ऐसा, फिर यही चलता चला जा रहा है सिलसिला, वो उसका वीकनेस का पैरामीटर है, मापदंड है। और एक ऑफिस गोवर का ये मतलब है कि वो सुबह को उसका दिल नहीं चाह रहा है ऑफिस जाने को, या ऑफिस में बैठ के उसे थकान शुरू हो गई, चाहता है घर जाके सो जाए, रेस्ट कर ले। तो वीकनेस के पैरामीटर्स काम के सिलसिले में होते हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, सोचता है कि मैं लेट जाऊं, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, फिर सो ही गया, फिर रात को उठा तो रात में डिस्टर्बेंस हो गई, फिर नहीं पढ़ पाया घंटा दो घंटे। तो वीकनेस के पैरामीटर्स ऑक्यूपेशन के हिसाब से हैं कि आपकी क्या ऑक्यूपेशन है और क्या वीकनेस उसके हिसाब से है। मैंने जाके खेत में काम करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है मुझे वीकनेस होगी, क्योंकि मेरा शरीर उस लायक ट्रेन नहीं हुआ है। तो वीकनेस अपने प्रोफेशन में रहते हुए उस काम को ना करना वीकनेस कहते हैं। वीकनेस की परिभाषा जो है, जिस प्रोफेशन में मैं रह रहा था, जिस काम को मैं बखूबी कर रहा था, मेरे अंदर वो पावर थी, अब वो काम करने में मैं असमर्थ होता जा रहा हूँ। इसके मेडिकल रीजंस भी होते हैं, उन पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। एक तो फैटिक होता है। फैटिक का मतलब थक गए, हम थक गए तो सो गए, वो फैटिक दूर हो जाएगा। और अगर वो प्रोफाउंड फैटिक है, यानी चलता चला जा रहा है फैटिक, उसे हम कहते हैं कि वीकनेस है, हमारा शरीर अब कमज़ोर हो गया है। उसी के बीच में एक लफ्ज़ आता है क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम। ये एक पर्टिकुलर, एक प्रकार की बीमारी है, और ये बीमारी जो है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें नींद भी ख़राब होती है, मसल एच भी होते हैं, यानी जोड़ों का दर्द है, मसल्स वीकनेस है, कमज़ोरी है, कॉग्निटिव फंक्शन डिसऑर्डर होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं थॉट्स अपने लेके नहीं आ पा रहा हूँ जो मैं समझा सकूँ किसी को। मेरे मन में शांति है और मैं उसको मतलब अपने विजन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, थकान भी रहेगी, नींद भी नहीं होगी, और कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन भी पुअर हो जाएगा। ये इसका रीज़न नहीं मालूम है, लेकिन मैक्सिमम रिसर्च ये कहती है कि ये पोस्ट वायरल सिंड्रोम होता है। यानी हमें वायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि कोविड हुए थे जिस ज़माने में, उसके बाद भी बहुत से लोगों को ये क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम एलिसिट कर गया। और क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता है, उसको ऑब्जर्वेशन से डॉक्टर पहचानता है कि ये बीमारी है, और हम थोड़ी बहुत दवाइयों की मदद लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये कब दूर हो जाएगा। इसकी मुद्दत का भी कोई पीरियड फिक्स नहीं है, किसी को 6 महीने रहेगा, किसी को कई साल रहेगा। लेकिन ये भी देखा गया कोविड के बाद में, कोविड तो 22 की बात है ना, 20, 21, 22 का मतलब है, अब हम 25 ख़त्म कर रहे हैं। तो जिन लोगों को क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम कोविड के बाद हुआ था, वो भी अब दूर हो चुका है। तो ये एक मेडिकल इटियोलॉजी है जो वीकनेस से ताल्लुक़ नहीं रखती। वीकनेस एक ब्रॉड टर्म है, उस ब्रॉड टर्म को साइंटिफिक मीनिंग देने का मतलब मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक मीनिंग क्या है उसका, और हम किन चीज़ों की जांच कर सकते हैं और किन चीज़ों से हम इलाज कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट शीट में बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी वीकनेस कब हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम कम थी जो पिछले चार्ट में देख रहे थे हम, वो अचानक नहीं कम हो जाएगी। वो जैसे डायरियल एपिसोड हो गए, मुझे दस्त आ गए, मुझे उल्टी आ गई, तो वो वीकनेस तो बहुत शॉर्ट टर्म होगी। वो जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट को ठीक किया, नमक शक्कर का घोल पिया, वो वीकनेस दूर हो जाएगी। एक वीकनेस होती है कि किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से वीकनेस हो रही है, यानी विटामिन डी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मसल की वीकनेस करता है, यानी हमारी मसल्स में पावर नहीं है। हिंदुस्तान में देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जनरली होती है, जबकि सूरज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है,
लेकिन हम सूरज की किरणें लेते नहीं हैं जिस तरीके से लेना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में बताया है, उसका सबसे समाधान आसान ये है कि आप थोड़ा बनियान पहन के या कॉटन का कपड़ा पहन के और धूप के उल्टी तरफ बैठ गए। सूरज जिधर से निकल रहा है उस तरफ आपने मुंह नहीं किया, मुंह आपने पीछे किया और कमर पे आपने सूरज की रोशनी ली। अपने स्टूल पे बैठ जाएं 10 मिनट, तो वो विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में बनता है। जैसे सूरज की किरणें हमारे अंदर जाती हैं और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है स्किन के अंदर, एक ऐसा प्रकार की क्रिया होती है जिससे विटामिन डी अंदर ही बनना शुरू हो जाता है। तो वो हमें करना चाहिए, लेकिन हम कहाँ करते हैं। तो इस तरीके का है। विटामिन B12 एक हम बात करते हैं। B12 हमारा ये भी डेफिशिएंसी से वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसका निवारण का रास्ता बता दूं, जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और जितने नट्स हैं उन सब में B12 होता है, उसकी मात्रा होती है। अगर वहाँ से पूर्ति नहीं हो रही है तो B12 के डॉक्टर साहब आपके इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। वो इंजेक्शन का कोर्स भी होता है। कुछ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं हफ्ते हफ्ते पे, 6 इंजेक्शन 8 इंजेक्शन ले लिया आपने। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, महीने में एक बार लगवा लीजिए। तो ये भी एक कारण होता है, साइंटिफिक रीज़न है इसका। आयरन डेफिशिएंसी ख़ास तौर से लड़कियों में हो जाती है जब उनके पीरियड्स शुरू होते हैं, जब जवानी की कगार पे आती हैं, और कभी कभी हैवी पीरियड्स होते हैं उन्हें, और वो जो है खाना भी कम खाती हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि भूख या तो नहीं लग रही है, या एक हमारा एक वो है कि साहब खाना हम कम खाएंगे तो स्लिम रहेंगे, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो दो चीज़ों की मिला के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं हीमोग्लोबिन के लिए। यूजुअली गर्ल्स का हीमोग्लोबिन जो है मान के चलते हैं कि 13 तक होना चाहिए, 14 तक होना चाहिए। लड़कों का 14 से ऊपर होना चाहिए। तो 13-14 हीमोग्लोबिन लड़कियों में बहुत कम मिलता है, 10-11 मिलता है। तो उसका भी एक रीज़न होता है जो हम वीकनेस का कारण बनता है। इसमें सबसे देसी इलाज, गुड़ जो ज़्यादा गहरे रंग का है आपका, वो आप खा सकते हैं। गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। बाकी जो गोलियां होती हैं आयरन की खाने से, उसमें ये परेशानी होती है कि डायरिया हो जाता है बहुत से बच्चों को अगर वो आयरन की दवाएं खाएं। तो आयरन का स्रोत जो नेचुरल है वो मुझे याद आ रहा है कि गुड़ है, पालक भी है, और भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। वो तो चीज़ें खाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ये अच्छा है नॉर्दर्न इंडिया के लिए। थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड जो हमारा यहाँ ग्लैंड होता है गले के अंदर, इसमें अगर हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड हाइपो होता है कि उसका जो मात्रा है कम हो गई, या हाइपरथायराइडिज्म बढ़ गई, दोनों में वीकनेस भी प्रोफाउंड होती है। न्यूरोलॉजिकल कॉजेस तो एक किताबी की बात है कि स्ट्रोक हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। लिस्ट में यूँ लिखना पड़ा कि जब मैं आपको क्लास की टीचिंग की तरह पढ़ाता हूँ तो मुझे वो चीज़ें सारी लिखना है कि कल को आप ये सवाल नहीं करेंगे डॉक्टर साहब आपने ये नहीं बताया था, आपने वो नहीं बताया था। तो वो एक अलग रीजंस हैं, उनका कोई आपको करना नहीं है। जो आपके करने वाली बातें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। इन्फेक्शंस में होता है, वायरल इन्फेक्शंस में, जैसे मैंने पहले बताया कोविड का इन्फेक्शन पहले होता था, उसमें वीकनेस हो गई। डेंगू होता है, कोई भी वायरल फीवर होगा उसमें वीकनेस हो जाएगी। अच्छा, कोई दवाई अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कारण बन सकती है वीकनेस का हमारे। क्या होता है कि बहुत से डॉक्टर्स जो होते हैं हमारे, ख़ास तौर से पेरिफेरीज में, या जो सिटीज़ हैं जिनको हम सी टाउन्स कहते हैं, वहाँ प्रैक्टिशनर्स हमारे बैठे हैं, और उनमें एक होड़ लगी रहती है हमारे प्रैक्टिशनर्स में कि मरीज़ को जल्दी ठीक कर दें। जैसे ज़ुकाम हुआ, किसी को नज़ला ज़ुकाम हुआ, तो उसमें नज़ले ज़ुकाम में आपको पता है वीकनेस होगी, बुखार आएगा, कमर दर्द होगा, जिस्म टूट जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि काम पे जल्दी लौट जाऊँ, तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा, तो डॉक्टर साहब मुझे स्टेरॉइड भी दे देंगे साथ में उसके। स्टेरॉइड का मतलब होता है वो दवाइयाँ जो हमारे पोटेंशियल को बढ़ा दें। जैसे आपने सुना होगा कि जो दौड़ने वाले होते थे वो स्टेरॉइड लेते थे कि ज़्यादा तेज़ दौड़ लें, एक्सरसाइज करने वाले ज़्यादा वेट उठा लें। इस तरीके से दवाइयों का उनका सेवन करने से नुकसान ये होता है कि बॉडी के जो नॉर्मल स्टेरॉइड्स हैं वो कम बनने लगते हैं, क्योंकि बॉडी को नियमित रूप से स्टेरॉइड चाहिए। तो जब स्टेरॉइड हमारा एक बाहर से थ्रश आएगा तो शरीर में कॉर्टिसोल लेवल नेचुरली कम होने लगेगा उस स्टेरॉइड की वजह से। और वो जब कम होगा तो जो उसका ब्रेक लगेगा उस स्टेरॉइड को कम होने में, वो लॉन्ग टर्म ब्रेक होगा। तो उस वक्त तो आप ठीक हो जाएंगे 2-3 दिन में,
डॉक्टर साहब ने आपको दवा दे दी, बहुत हार्मफुल दवा नहीं है लेकिन देने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो हमें समझना ये है कि हम डॉक्टर साहब से ये नहीं कहें कि हम कल को ऑफिस चले जाते हैं अच्छा रहेगा, हम कहें हम दवा भी ले लेंगे, 3-4 दिन रेस्ट भी कर लेंगे, हमें स्टेरॉइड मत दीजिएगा। तो अगर आप हमारी देहात में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और अगर आप ये जुमला अपने डॉक्टर साहब से बोल देंगे, वो हक पका जाएंगे, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं भाई, आपको ये बात भी पता है। मैं चाहता हूँ ये बात आपको पता हो, ये बात आप समझें इस बात को, और ये बात आप जाके कहें उनसे कि मुझे तो नॉर्मल दवाई दे दीजिए, स्टेरॉइड मत देना भाई। स्टेरॉइड तो जब ही देना जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँ, तब मैं जान पे जान पड़ सकती है मुझे, लेकिन ये झूठी जान मुझे नहीं चाहिए। ये बात मुझे बताना है आप लोगों को, बार बार मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस जुमले में कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में स्टेरॉइड नहीं हो तो अच्छा है। हम इस होड़ में कि हम डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हम स्टेरॉइड की दे देते हैं दवाइयाँ, और आज की तारीख में भी बहुत से लोग डिस्पेंसिंग करते हैं, पर्चा बना के नहीं देते हैं, गाँवों में दवा दे देते हैं पुड़िया में डाल के कि भाई ये खा लो, आप जाके खा भी लेते हैं। वो कहते हैं ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं भाई, कल बुखार आया था, आज सुबह ठीक हो गया हम एकदम। तो वो स्टेरॉइड क्या करता है, बुखार को दवा भी देता है। तो ये जुमला बहुत बताना ज़रूरी था मुझे आपका। कीमोथेरेपी जो लोग लेते हैं, खुदा ना करे जिन्हें कैंसर हो गया, उनको तो कमज़ोरी होती ही है, वो भी लिखना ज़रूरी था। हम इस बात पे आते हैं कि हमें डॉक्टर की सलाह कब लेना चाहिए वीकनेस में। हम डॉक्टर की सलाह को अब हम डिले नहीं करें, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए भी किताब कहती है मेडिकल हेल्प कब लेंगे। सडन वीकनेस एक साइड की हो गई, जिसे हम फालिज कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं फालिज हो रहा है हमें, एक हाथ पैर की तरफ कमज़ोरी आ गई, वो तो तुरंत आप जाएंगे ही जाएंगे। इसकी भी रीज़न है तुरंत जाने का। क्या है, जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक इनफॉर्मेशन होता है। स्ट्रोक के सिम्टम्स आएंगे, कमज़ोरी आएगी हाथ पैर में, कभी कभी तो सडन हो जाएगा, कभी कभी वो एक रेड फ्लैग की तरह प्रेजेंट करता है। और उस वक्त में जो मैंने पहले आपको बात बताई थी स्टेरॉइड, कि जहाँ हम परेशान हो रहे हैं स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, यहाँ उसका ट्रीटमेंट बन जाता है वो स्टेरॉइड। यहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेरॉइड का सेवन तुरंत शुरू कर दें। तो स्ट्रोक इन्फॉर्मेशन स्टेरॉइड से कम हो जाता है। अपने डॉक्टर की सलाह से करेंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सी जगहों पे MRI की फैसिलिटी है, ब्रेन का MRI कराना होता है इसमें, और वो MRI करा लीजिए जिससे पता चले कि खून का रिसाव ब्रेन के अंदर कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया या कहीं रुक तो नहीं गया। दोनों चीज़ों में ये कारण में ये सिम्टम आता है। एक तरफ वीकनेस होगी यूजुअली उस बॉडी में। अच्छा, कभी कभी वीकनेस होगी तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, उसका रीज़न भी होता है, क्या हार्ट का पंपिंग एक्शन ख़राब हो गया या लंग में कोई बोलस जाके बैठ गया। बोलस का मतलब होता है लंग के अंदर, फेफड़े के अंदर, मेरे फेफड़े में एक तरीके से कोई ढम्मा बन के रुक गया, उसने हवा रोक दी वहाँ जाना, वो भी वीकनेस का कारण बन सकती है। तो ये चीज़ें जो किताब की होती हैं, मैं चाहता हूँ कि किताब से हट के बात करूँ, लेकिन होता यह है कि अगर मैं हट जाऊँगा तो आपको कॉमन बातें बताने लगूंगा, तो फिर आपको किताब का मज़ा नहीं आएगा कि किताब क्या कह रही है। वोमिटिंग डायरिया मैंने पहले कवर कर ही दिया था। और कोई दवाई अगर हम शुरू कर रहे हैं उसके बाद वीकनेस आई है, वो भी एक होता है कि भाई ये दवा हमने नुकसान कर रही है, इससे हमें कमज़ोरी हो रही है, तो उस दवा को हम बंद कर दें, फिर डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, जो आप परेशान हैं इन बीमारी से या आप इसका कारण ढूंढ रहे हैं, तो ये टेस्ट की लिस्ट है, इन टेस्ट को आप करा सकते हैं। तो इसमें CBC जिसको कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसको आप हीमोग्राम भी कहते हैं, वो करा लिया, जिसमें हीमोग्लोबिन पता चल जाएगी, WBC की मात्रा पता चल जाएगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, ESR पता चल जाएगा। क्रॉनिक इलनेसेस में ESR भी बढ़ जाता है, प्लेटलेट काउंट भी पता चल जाएगा। प्लेटलेट का भी बड़ा हमेशा खतरा रहता है कि वायरस इन्फेक्शन हुआ, प्लेटलेट कम तो नहीं हो रही है भाई मेरी, तो प्लेटलेट भी ये बता देता है। और एक इसमें CBC में एक ख़ास बात होती थी, जनरल ब्लड पिक्चर, जो माइक्रोस्कोप से पैथोलॉजिस्ट देखा करते थे। अब जनरल ब्लड पिक्चर को आपको लिखना पड़ता है जब जाके जांच होती है, चूँकि CBC मशीन करने लगी है आजकल, तो मशीन जो है वो जनरल ब्लड पिक्चर नहीं देती है। जनरल ब्लड पिक्चर का मतलब ये है कि डॉक्टर की नज़र से क्या है ब्लड में फंक्शन। तो डॉक्टर की नज़र से क्यों कम हो गया कि CBC होने लगे 100 की तादाद में एक एक लैब में, तो मशीन कर देती है CBC। अब 100 स्लाइड डॉक्टर साहब देखेंगे तो उनका दिमाग पागल हो जाएगा, 100 लोगों के बारे में बताना होना तो चाहिए आइडियली। तो
तो जिस ज़माने में मैं बच्चा था और जो मैंने देखा डॉक्टर्स को, तो उनके पास मरीज़ भी कम होते थे, लैब भी उनकी अपनी होती थी, जांच भी वो खुद करते थे, एक्सरे मशीन भी उनके यहाँ होती थी, बोतल भी वो चढ़ा दिया करते थे, MBBS होते थे, खाली छोटी मोटी सर्जरी भी कर देते थे। तो ये सब चीज़ें उस वक्त थी, तो जनरल ब्लड पिक्चर होती थी। उनको आपके बारे में पूरा पता भी होता था, किस खानदान से है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आपका क्या माहौल है, जन्मपत्री क्या है आपकी, आपको प्रॉब्लम्स क्या है आपकी साइकोलॉजिकल, उसके हिसाब से वो आपका इलाज करते थे। तो वो ढर्रा जिसको कहते हैं, वो तरीक़ाकार वो ख़त्म हो गया। अब कमर्शलाइजेशन का पीरियड है, जल्दी आप में भी है, जल्दी डॉक्टर में भी है, तो दोनों चीज़ों से जल्दी जल्दी में मामला कुछ अलग हो गए। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था हेल्थ ख़राब थी, पहले ज़माने में भी हेल्थ बहुत अच्छी होती थी लोगों की। बैठे रहते थे बूढ़े लोग, हल्का फुल्का खांसते रहते थे, खाते पीते रहते थे, 80 साल के हैं, सब जाके उन्हें नमस्ते कर रहे हैं या सलाम कर रहे हैं और उनसे दुआ पूछ रहे हैं, ले रहे हैं। तो क्या वो सेहतमंद नहीं थे? वो उस वक्त थे जो 80 साल की उम्र हो गई थी। आज तो 80 साल को ढूंढने के लिए लोग परेशान हैं कि हम 80 तक पहुंच जाएं। तो कोई नए मामले में कोई बहुत बड़ी बेहतरी नहीं हो गई है कि आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। तो ये चीज़ है। तो जनरल ब्लड पिक्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम CBC में जनरल ब्लड पिक्चर लिख रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें एनीमिया भी पकड़ सकते हैं आप, शुरू का ब्लड कैंसर भी पकड़ लेते थे लोग पहले कि ब्लड कैंसर हो रहा है, और ओवरऑल सेहत क्या है वो GBP बताता था जनरल ब्लड पिक्चर, जो पैथोलॉजिस्ट का मेन दायरा होता था, जिसमें आप कहते थे मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो पैथोलॉजिस्ट आंख में माइक्रोस्कोप रख के जो देखता था वो जनरल ब्लड पिक्चर देखता था, वो इंपॉर्टेंट इशू था। तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया। थायराइड फंक्शन है, विटामिन D है, विटामिन B12 है, CPK है, ये तो खैर दिल की जांच होती है, किडनी फंक्शंस हैं, लीवर फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ें हैं जो जांच करा ले, नर्व स्टडीज़ होती हैं, और ट्रीटमेंट उसी हिसाब से किया जाता है जिस हिसाब से बीमारी निकले। जो बीमारी निकले उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, निवारण कर दीजिए। तो अगर आपकी फंक्शनल कैपेबिलिटी 25% से भी घट रही है, यानी आप 100% काम कर रहे थे और अब आप 75 कर रहे हैं या 60 कर रहे हैं, तो आप जो है वीकनेस के शिकार हैं। अब हम इस पे आ जाते हैं स्लाइड पे कि हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स हैं, ये मालूम है, खाना नियमित रूप से क्या खाना है, बैलेंस डाइट क्या होती है, पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। मैंने आपसे कहा था एक बार, एक हमारा मुझे याद आ रहा है कि जब आपको भूख लग रही है तो ऐसा तो नहीं कि प्यास लग रही है, खाली प्यास और भूख में बहुत कम फ़र्क होता है। तो पानी पी लीजिए आप। अगर पानी पीने के बाद भी आपको भूख लगे तो सच्ची भूख लग रही है, क्योंकि पानी भूख को ख़त्म नहीं करता है, प्यास को ख़त्म करता है। ये गलत धारणा है कि मैंने 2 गिलास पानी पी लिया तो अब पेट में जगह नहीं रही, खाना कैसे खाऊंगा। खाना आप फिर भी पूरा खाएंगे, पानी पी के देखिए। तो पानी की कमी जो होती है वो भी गलत सिग्नल देती है ब्रेन में कि हम कुछ खा लें। तो ये हैक है कि पानी पी लें, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कितना पानी ज़रूरी है? गर्मियों में 2-3 लीटर, जाड़ों में मिनिमम 2 लीटर, 1.5 लीटर, और वो भी एनवायरनमेंट के बेसिस पे। लेकिन हम अगर देखा जाएगा, आप गिनेंगे कितने गिलास पानी पिया, तो यकीन जानिए कि आप 4 गिलास पानी पीते होंगे पूरे दिन में। 4 गिलास से ज़्यादा नहीं पीते होंगे। तो 4 गिलास पानी जो होता है वो तकरीबन 1 लीटर होता है। अगर छोटा गिलास है तो 800 ml होता है। तो वो पानी कम है हमारे शरीर का, उसको ज़रूर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर मुख्य रूप से पानी से ही बना हुआ है। सनलाइट का मैंने बता ही दिया आपको, एक्सरसाइज के बारे में हम सब जानते हैं। और सोना, नींद 1 मरतबा में आ जाए चाहे 2 मरतबा में आ जाए। दिन में सो जाइए, रात की नींद कम हुई है, और रात में सो जाइए। और कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक सो जाएं, 10 साढ़े 10 के बीच में सो जाएं, चाहे सुबह 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। वो सुबह बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है जब आप 4-5 बजे उठते हैं। लेकिन अगर आप रात के 1 बजे सो के 5 बजे उठेंगे तो बहुत बदसूरत सुबह है वो आपकी। इसलिए आप सुबह जो उठें तो सूरज देखने की कोशिश कीजिए। ये हमारे जो हिंदू भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सूरज को नमस्कार करते थे। मुसलमान जो थे वो नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। तो दोनों का सुबह, दोनों मज़हबों में सुबह लाजवाब बनाई है। नमस्कार, जय हिंद, आपके दिन शुभ हों, आप खुश खुर्रम रहें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। वीडियो शेयर करते रहिएगा और लोगों को बताते रहिएगा। लोग हमसे जुड़ते रहें, सवाल लिखते रहें।
मैं बहुत खुश होता हूँ आपके सवाल पढ़ के, जवाब नहीं देता लेकिन खुश बहुत होता हूँ। नमस्कार।